हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। बहुत ही इजीली समझेंगे उसको, तो लेट्स बिगिन। जैसे कि हम जानते हैं कि ओशन वाटर बहुत डायनेमिक है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं। रोज़ इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं। अब उस मूवमेंट्स को बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को कहते हैं जो एक जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा या फिर बहुत ही कम लेवल पर हो रहा है। जबकि वर्टिकल मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को कहेंगे जहाँ पे पानी ऊपर नीचे हो रहा है या फिर राइज हो रहा है उसका, फिर वो वापस नीचे गिर रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अगर हमें ओशन करेंट्स की बात करूँ तो वो पानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा। और जैसे कि अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल मोशन का ही है टाइप। और अगर मैं वर्टिकल करेंट्स की बात करूँ तो उसके अंदर टाइड्स आएगी। टाइड्स यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। वेव्स की बात करें तो वेव्स सिर्फ एक ऐसा मैं बोलूँ कि एनर्जी है जो ओशन सरफेस पर मूव करती है, जिसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? विंड। और ये जो एनर्जी है ये शोर लाइन पर रिलीज हो जाती है। मतलब जैसे जैसे वेव्स, आपने देखा होगा वेव्स समुद्र से आती है तो बहुत बड़ी चढ़ लगती है, पर जैसे जैसे वो पास में आती है हमारे बीचेस के पास तो वहाँ पे वो कम होने लग जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना, जो पानी का और हमारे जो लैंड से जो फ्रिक्शन होगा ना क्रिएट, उसकी वजह से तो जितनी भी एनर्जी मिली है ना वेव को, वो कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वेव स्लो डाउन होगी और ख़त्म हो जाएगी। अब जब पानी की जो डेप्थ है ना वो बहुत कम हो जाती है तब भी हो जाता है। अक्सर वेवलेंथ की जब हाफ से कम हो जाती है ना डेप्थ, तो है ना वेव ब्रेक हो जाती है ना, वेव ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे वेव एनर्जी अब्जॉर्व करेगी वो आगे आगे बढ़ती जाएगी, बट एट द एंड शोर पर आकर वो ख़त्म हो जाती है। पहले वो स्मॉल रिबल्स में होगी, फिर वो बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी ना उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वेव बनेगी। अब वेव्स की अगर मैं बोलूँ बहुत स्टीप वेव यानी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है, तो वो ये हम पता कर सकते हैं कि वो यंगर विंड्स यानी कि जो मेरे पास मतलब बीच के जो पास में विंड्स है ना उसी से बनी है वो। और जो स्मूथ वेव्स है जो बहुत धीरे धीरे चल रही है वो बहुत दूर दूर से आई है। इसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम हो गई होगी और वो बहुत स्मूथली चल रही है। अब वेव्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे क्रेस्ट और थ्रू। क्रेस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है, थ्रू जो लोवेस्ट पॉइंट है। वेव हाइट क्या होती है? जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच में? थ्रू और क्रस्ट के बीच में। वेव एम्पलीट्यूड जस्ट वेव हाइट का हाफ होता है। वेव पीरियड और वेव फ्रीक्वेंसी में दो डिफरेंस होते हैं, दो है चीज़ें जिसके अंदर मेन डिफरेंस होता है। जो वेव पीरियड है ना, इसके अंदर क्या होता है, टाइम लेते हैं, कितना टाइम एक दो क्रस्ट को एक ही पॉइंट से जाने में लगा है। जबकि वेव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स एक ही पॉइंट से जा पाई है। वेव पीरियड के अंदर हम टाइम डिनोट करेंगे और वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम नंबर ऑफ वेव्स डिनोट करेंगे। अब वेव स्पीड की बात करें तो कितना ज़्यादा तेज़ी से एक वेव मूव करती है, जिसको हम नॉट्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। और वेव लेंथ की बात करें तो ये एक डिस्टेंस है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में, या फिर एक थ्रो से दूसरे थ्रो के बीच में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइड्स। टाइड्स क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया था, पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी। ये मेनली एक बार होती है, दो बार होती है दिन में। किसकी वजह से होती है? सन एंड मून की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से होती है? सन एंड मून की वजह से। अब वरना अगर मैं बताऊं तो जो मूवमेंट होती है वो तो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, विंड की वजह से हो सकती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो सकती है, बट हम उन्हें टाइड्स नहीं कहेंगे, हम उन्हें सर्जेस कहेंगे। वो रेगुलर नहीं होते टाइड्स की जैसे। तो ये दो मेन डिफरेंस है सर्जेस और टाइड्स के बीच में। फर्स्ट वन बीइंग कि वो सन एंड मून की वजह से होती है टाइड्स, और सर्जेस होते हैं एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से। और जो सर्जेस होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, टाइड्स रेगुलर होती है।
अब टाइड्स को जैसे कि मैंने बताया मून और जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से होती है। बट एक और चीज़ है, एक और फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो ग्रेविटी को काउंटर करने में यूज़ होता है, जो ग्रेविटी को काउंटर करता है। ये समझ लीजिए कि ग्रेविटी अगर आपको नीचे खींच रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको ऊपर खींचेगा। तो उसी तरह जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो पानी को इस तरफ खींचेगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को उसके दूसरी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से दो मेन बल्जेस क्रिएट होते हैं, वहाँ पे दो मेन हाई टाइड्स सेंटर होता है। अब जहाँ पे पास में मून होगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ज़्यादा और उसकी वजह से बल्ज क्रिएट होगा, और जहाँ से मून दूर होगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से टाइड्स क्रिएट होगी। अब बहुत बार तो टाइड्स ऐसा होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर आकर वो बड़ी हो जाती है, या फिर मिड ओशनिक आइलैंड में वो थोड़ी छोटी रहती है क्योंकि ऑलरेडी पानी है। बेस और इश्यूरीज में भी इनकी बहुत डिफरेंसेस आती है टाइड्स के साइज़ की। और टाइडल करंट तो मतलब टाइडल करंट हम कहते किससे? टाइडल करंट उस करंट को कहते हैं जैसे पानी का बहुत तेज़ बहाव, जो टाइड्स आती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है। कभी देखा होगा कि अगर नाव है, बहुत कम पानी है, वो आगे ही निकल पा रही, फिर अचानक से पानी बहुत बढ़ गया तो फिर उन नाव बाहर चली जाती है। तो ऐसा इसकी वजह से होता है, टाइडल करंट की वजह से होता है। अब हम एक स्पेशल केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी नोवा स्कॉटिया कनाडा में है, जहाँ पे हाईएस्ट टाइड्स बनती है 15 to 16 मीटर्स हाई, और रफली 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आती है हर 24 आवर्स में, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, 240 सेंटीमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। और वहाँ पे सेफ्टी टिप्स बहुत सारी यूज़ होती है, जिस तरह एक स्टीप क्लिप्स होती है वहाँ पे अटैच कर दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। अब टाइड्स को भी बहुत सारे तरह से क्लासीफाई कर रखा है, बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी है ये 3 तरह की, यानी कितनी बार टाइड्स आती है दिन में। सबसे पहली है सेमी ड्यूरेनल। इसके अंदर क्या होता है, 2 हाई टाइड आएगी और 2 लो टाइड आएगी हर दिन, और हाइट भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। सेकंड है ड्यूरेनल, जिसके अंदर एक हाई टाइड आएगी और एक लो टाइड आएगी। इसके अंदर जो हाइट है वो भी ऑलमोस्ट हाई टाइड की उतनी रहेगी हर दिन, और लो टाइड की उतनी रहेगी। थर्ड होती है मिक्स्ड टाइड, जिसके अंदर अनइवन हाइट होती है। ये कहाँ होती है ना, पैसिफिक ओशन में मेनली आएगी या फिर नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में आएगी। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है सन, मून और अर्थ की पोजीशन पर। तो इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, स्प्रिंग और नीप। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा लगेगा। ये होता है फुल मून और न्यू मून के टाइम, हाई टाइड्स होगी और ग्रेविटेशन पुल भी ज़्यादा लगेगा। दूसरी है नीप टाइड्स। इसके अंदर क्या होगा, जो सन है और जो मून है वो एक राइट एंगल पे होंगे अर्थ के, ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा कम होगा, लो हाई टाइड्स बनेगी और ज़्यादा लो टाइड्स बनेगी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। फर्स्ट वन इज पेरिजी और अपोजी। ये होता है मून के मूवमेंट्स पर, यानी जी यानी कि मून, चंदा मामा। हीलियन और पेरीहीलियन और एपीहीलियन, यानी कि हीलियन की बात करें तो वो होता है सन के ऊपर। तो पेरीजी यानी पेरी यानी पास में, तो जो मून के, जब मून अर्थ के पास में होगा ना तब हाई टाइड्स बनेगी, और जब अपोजी यानी कि अर्थ मून से दूर होगा ना तब लो टाइड्स बनेगी। पेरीहीलियन सन के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब अर्थ के मूवमेंट पे सन के अराउंड। पेरीहीलियन टाइड्स अराउंड 3 जनवरी की बात करेंगे हम, जहाँ पे जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा पास में होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी टाइड्स बनती है। और एपीहीलियन 4 जुलाई के आसपास होता है, जहाँ पे जो अर्थ है वो सन से बहुत दूर होता है, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी टाइड्स बनेगी। अब कुछ की टर्म्स हैं, एब और फ्लो। फ्लो को हम फ्लड भी बोलते हैं। फ्लड इज इजी टू रिमेंबर। अब देखो, जब है ना, जब नाव होती है ना तो उसके ना हम पानी भर जाता है, कब देखा होगा पानी एकदम अचानक से आता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लड। जब लो टाइड से हाई टाइड आती है,
और जब पानी चला जाता है ना तो उसको एब बोलते हैं, जब लो हाई टाइड से लो टाइड की तरफ प्रोसीड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। अब टाइड्स इंपॉर्टेंट ही क्यों होती है भाई, इतना हम सब कुछ पढ़ रहे क्यों? तो सबसे पहली चीज़ है वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है, नेविगेशन में हेल्प करती है। हम सन और मून की जो मूवमेंट्स है उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो फिशरमैन और जो भी नेविगेटर्स है वो इजीली प्लान कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ कि कब पानी के अंदर हम जहाज छोड़े कब नहीं छोड़े। एनर्जी जनरेशन में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप देखोगे जो जैसे पानी अंदर आता है ना टाइडल करेंट्स, तो उसके वजह से मोटर के अंदर वो रोल होती है, वो एनर्जी जनरेट होती है। जो कनाडा है, फ्रांस है और रशिया है, वहाँ पे ऑलरेडी ये सारे प्रोजेक्ट्स हो रखे हैं। इंडिया में भी है अंडर डेवलपमेंट, जो 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो सुंदरबन में हो रहा है। और एनवायरमेंटली भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सारे सेडिमेंट्स और जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको भी लेकर चली जाती है अपने साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स होते क्या है? ओशन करेंट्स अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में बात करूँ तो एक कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर और सी वाटर, ये बहुत सारे वजह से जनरेट होता है। और इसके अंदर 2 मेन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फोर्सेस के अंदर सोलर हीटिंग की, जैसे जो सन है वो इक्वेटर के पास में होगा तो पानी वहाँ पे जो हीट अप हो जाएगा और पानी एक्सपेंड होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा टिल्ट आएगा इक्वेटर की तरफ और थोड़ा सा बढ़ जाएगा इक्वेटर का, और इसकी वजह से जो पोलर रीजन्स है ना उससे इक्वेटर की तरफ पानी आएगा। सेकेंड इज विंड। विंड वेव्स का भी जनरेट करती है, वेव्स को भी जनरेट करती है और ओशन करेंट्स में भी हेल्प करती है। ये फ्रिक्शन लाती है और पानी को आगे बहवाती है। थर्ड इज ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया टिल्ट होता है थोड़ा इक्वेटर की तरफ, तो जो पानी है वो हायर लेवल से थोड़ा कम नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण। और कोरियोलिस फोर्स एक मेन कारण है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है अर्थ के, कोरियोलिस फोर्स होता क्या है बेसिकली, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से है ना एक फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे राइट डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना उसमें लेफ्ट डायरेक्शन की वजह से अंदर मुड़ जाता है। और इस डिफ्लेक्शन की वजह से है ना बहुत सारे सर्कुलर सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलर करंट्स बन जाते हैं, जिसको हम गायरस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सेकेंड फोर्स है सेकेंडरी फोर्स। वाटर डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से होता है। जैसे कोल्ड वाटर है ना वो हमेशा जनरली सिंक कर जाता है, जबकि जो वार्म वाटर है ना वो ऊपर रहता है। तो इक्वेटर का पानी हमेशा ऊपर रहता है जनरली, और जो पोलर रीजन से आता है ना वो नीचे की तरफ से आ जाता है। सेकेंड है सॉल्टी वाटर। वो ज़्यादा सॉल्टी होगा ना वो सिंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो कम सॉल्टी होगा ना वो ऊपर बहता रहेगा। तो इसकी वजह से भी ओशन करेंट्स होते हैं। अब जैसा कि हमने टाइड्स के भी टाइप्स पढ़े थे, हम ओशन करेंट्स के भी टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है बेस्ड ऑन डेंसिटी। ओशन करेंट्स 2 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी। फर्स्ट वन सरफेस करेंट्स, जिसके अंदर क्या होता है, ये 10% ही होता है सिर्फ, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है इनका, 10% ही होंगे, और सिर्फ 400 मीटर है ना जो ऊपर वाला पानी है उतना ही लेंगे ये। और जो सेकेंड होता है वो है डीप ओशन करेंट्स या फिर डीप वाटर करेंट्स। इसके अंदर क्या होता है 90% एरिया लेंगे ओशन का, यानी कि मेन राजा कौन है, डीप ओशन करेंट्स। ये नाउ लेट्स मूव टू बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पर भी 2 तरह के क्लासिफिकेशन है, कोल्ड करेंट्स एंड वार्म करेंट्स। कोल्ड करेंट्स के अंदर क्या होता है, ये हायर लेटीट्यूड्स, क्योंकि जहाँ पे सन की रेस नहीं पड़ेगी वहाँ पे पानी ठंडा होगा, तो हायर लेटीट्यूड से लेकर आएंगे पानी वार्मर रीजन्स की तरफ। ये क्या होता है, वेस्ट कोस्ट पे होते हैं, कहाँ पे, लो और मिडिल लेटीट्यूड्स पे, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर। और ये ईस्ट कोस्ट पर होंगे कौन से, हायर लेटीट्यूड्स के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब वार्म ओशन करेंट्स की बात करें तो ये वार्म वाटर कैरी करते हैं इक्वेटर से कूलर रीजन्स की तरफ। ये ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, लो और मिडल लेटीट्यूड्स पर, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर, और वेस्ट कोस्ट पर हायर लेटीट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स, सबसे पहले क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स होते हैं। जो वेस्ट कोस्ट है ना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, यहाँ पे कूल करेंट्स आते हैं, तो इसकी वजह से लोअर एवरेज टेम्परेचर होता है,
एरिड कंडीशंस होगी, टेम्परेचर रेंजेस नैरो होंगी, फ्रीक्वेंट फॉग होगा। और वेस्ट कोस्ट की बात करें जो मिडल और हाई लैटिट्यूड्स के अंदर यहाँ पे वार्म करेंट्स आते हैं, तो जनरली अच्छी कूल समर्स होती है और माइल्ड विंटर्स होंगे, नहीं ज़्यादा सर्दी वाली सर्दी नहीं होती। और ईस्ट कोस्ट की बात करें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में, तो यहाँ पे वार्म करंट्स होते हैं और रेनी क्लाइमेट होगा और एंटी साइक्लोनिक करंट्स की वजह से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। मैरीन इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स दोनों मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और इसकी वजह से होता है ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन एक फूड है जो फिशेस खाती है और इसकी वजह से फिशेस की ग्रोथ होती है, क्योंकि फिशेस जहाँ पे फूड मिलेगा वहाँ पे आएगी। और यहाँ पे वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी होते हैं और जो फिशरमैन हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है इसके। ये जापान, न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे बेस्ट मिलते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो प्लीज़ चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।